स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहली बार गांधी पार्क खुला है और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाया गया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज़ादी के बाद देश के पहले परम वीर चक्र जिनको मिला, मेजर शर्मा, वो उत्तराखंड के थे। करगिल युद्ध जिसमें 75 हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। 37 सैनिक हमारे उसमें सम्मानित भी हुए, जिनको अनेक अवार्ड सेना के द्वारा दिए गए, भारत सरकार के द्वारा दिए गए। उसमें सैन्य अफसर भी थे और जिन्होंने उसमें जो भूमिका निभाई वो सैन्य इतिहास में उसको पढ़ाया जाता है। तो आज उन सब वीरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करगिल विजय दिवस के 21 साल, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे वॉर मेमोरियल दिल्ली में और उन्होंने वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना के तीनों प्रमुखों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में कैसे शहीदों की शहादत को याद किया गया। नोएडा में जो परिवार जिसका वीर सपूत भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके शहीद हुआ, उसके परिवार ने भी करगिल युद्ध को याद किया, जिस तरह हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। इसके अलावा काशीपुर में भी आप देख रहे हैं कि कैसे आज शहीदों को सलाम किया जा रहा है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। करगिल विजय दिवस है और ऐसे में सभी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। उधर काशीपुर में भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौराहा स्थित करगिल शहीद स्मारक चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुंडेश्वरी निवासी करगिल शहीद पद्मराम कन्याल और शहीद अमित नेगी को शहादत इनकी याद की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद पूर्व सैनिक निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक करगिल शहीद स्मारक चौक पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे उधम सिंह नगर के तहसील काशीपुर के निवास कुंडेश्वरी के 2 वीर जवान, जाबाज जवान मिस्टर पद्मराम जी, नायक पद्मराम जी और सिपाही अमित नेगी, जो कारगिल युद्ध में पूर्ण संघर्ष किया और भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे और लास्ट में अपने आप को कुर्बान करके उन्होंने देश को फतह किया। उन्हीं की याद में हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, तो हर साल हम उनको याद करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं हल्द्वानी में शौर्य दिवस के मौके पर करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। करगिल शहीदों की याद में बने स्मृति दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। नैनीताल जिले से करगिल के युद्ध में शहीद हुए 5 जवानों को इस मौके पर सैनिक कल्याण केंद्र के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने करगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया। एडीएम, एसपी सिटी, एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने करगिल शहीदों को नमन करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। कोरोना को लेकर तमाम एहतियात के बाद भी देहरादून के जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 7 बंदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आशंका है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में जेल प्रशासन ने सभी बैरक को सैनिटाइज कराया। साथ ही नई बंदियों को पहले की अपेक्षा
अब और एहतियात के साथ आइसोलेट रखा जा रहा है। सभी बैरक सैनिटाइज किए गए हैं। दरअसल 7 बंदियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 7 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सभी बैरकों को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अब आगे व्यवस्था कैसी रहेगी उसको लेकर भी प्रशासन कदम उठा रहा है। जाने से कैदियों के साथ महिला कैदियों के साथ छोड़ा कितनी गलती है। वहीं उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से पिछले 3 साल में उत्तराखंड में हवाई सेवा में काफी काम किया गया। ढांचागत विकास के साथ देश और प्रदेश के कई क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। प्रदेश में पर्यटन, आपदा, सामरिक दृष्टि से हवाई सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पंतनगर में बनने जा रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फायदा मिलेगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, जहां इससे हमारे जो वहां पर उद्योग है उनको फायदा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो हमारे किसानों को होगा। तमाम जितने भी अरब देश हैं वहाँ पर खाद्यान्न, वेजिटेबल्स, फल, फूल, इनका नितांत अभाव है और वो आयात करते हैं। तो उससे हमारे किसानों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। हमारे किसानों का जो उत्पाद है उसको एक बड़ी मार्केट मिलेगी, इंटरनेशनल मार्केट मिलेगी। वहीं हजारों लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद, पंतनगर एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल लेवल का होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, कितना वक्त इसको तैयार करने में लगेगा, तकरीबन कितना समय लगेगा इसको एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट में तब्दील करने में? देखिए, आज समय तो अभी लंबा लगेगा, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें तमाम जितने भी एयरपोर्ट को लेकर क्लियरेंस होते हैं वो रिपोर्ट आज सीएम को सौंप दी गई है। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आखिरकार त्वरित जितने भी कार्य होते हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत काफी यहाँ पर बढ़ेगा और साथ ही रोजगार और लोगों को, यानी खासकर सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो वो किसानों को होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ये एयरपोर्ट जुड़ेगा और तमाम व्यवस्थाएं किसानों की हो, लोगों की रोजगार हो, तमाम इतने महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आज एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स थे वो सीएम से खुद मिलकर गए हैं। उन्होंने क्लियरेंस की रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री को सौंपी है। लेकिन आने वाले दिनों में एक स्वरूप उत्तराखंड का अलग होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ेगा पंतनगर एयरपोर्ट। तो अभी आने वाले समय में थोड़ा सा इतना जरूर कहें कि समय तो जरूर लगेगा, लेकिन लिहाज उससे महत्वपूर्ण जरूर होगा पंतनगर एयरपोर्ट। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो न सिर्फ एयरपोर्ट बनेगा बल्कि पूरे इलाके का भी डेवलपमेंट उसी स्तर का होगा, जिससे लोगों का भी विकास होगा। वहीं उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश का ये अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें नैनीताल, चंपावत समेत 4 जिलों में ये अलर्ट है। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। विनोद से अपडेट लेते हैं। विनोद, आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। 4 जिले खासतौर पर बताए जा रहे हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट है। जी,
देखिए, आशा, शनिवार को मौसम विभाग उत्तराखंड की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश के 4 जनपदों में ये अलर्ट जारी किया गया था। उसी के क्रम में देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही है। लेकिन आने वाले 4 दिनों में तमाम हल्की से मध्यम बारिश निचले इलाकों में और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार उत्तराखंड में मानसून सीजन के कारण लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मलबे के कारण तमाम जितने भी ऊपरी राजमार्ग हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गए हैं और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है आज तक कि जहां पर दुर्घटना होने की जैसी आशंका रहती है, तो ऐसे स्थानों पर टीमें गठित कर टीमें लगाई गई हैं, तैनात की गई है और अलग अलग सिरों पर, जो रोड के अलग अलग सिरे हैं, वहां पर जेसीबी उपकरणों के माध्यम से जहां पर भी अवरुद्ध होता है मार्ग, उसको खोलने के प्रयास जारी है। लेकिन वाकई मौसम जो है बारिश का है और इस मौसम में ये दिक्कत है कि लैंडस्लाइड, मलबा आना, बादल फटना, जिसके कारण हाईवे ब्लॉक होते हैं, तो उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 4 जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का अनुमान है। शुक्रिया विनोद अपडेट के लिए। उधर रामनगर की कोसी नदी में 2 स्थानों में 5 लोग फंस गए हैं। अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 लोग बीच में ही फंस गए। पंपापुरी के खताड़ी के 3 लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा और वो बीच में ही फंस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इनकी तलाश में जुटी है। दूसरी तरफ पूछड़ी में भी 2 लोग कोसी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए हैं, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पहाड़ी दरक रही है तो कहीं नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। श्रीनगर गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर फराशु में पहाड़ी टूटने के बाद ऊपरी चोटी पर एक गाय घंटों तक फंसी रही। गाय के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और इस गाय को रेस्क्यू किया। इसमें लगातार हो रही परेशानी के बावजूद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस गाय को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। उधर बड़कोट में यमुना नदी के बीच बनाया गया वैकल्पिक मार्ग फिर से पानी में डूब गया है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी पर पुल बन रहा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। नदी के बीच से वाहन लेकर गुजरने की ये कोशिश जानलेवा हो सकती है। बरसात में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी के बीच बनाया गया वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है। दिल में दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें बड़कोट की हैं, जहां यमुना नदी पर पुल नहीं होने से परेशानी है। और अब जो स्थिति है वो ये है कि यदि पानी ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं उनका आना जाने में जो परेशानी हो जाएगी और उनका जो है खाने पीने के लिए जो उनको जो वैसे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ये समस्या जो पैदा हो जाएगी। आवाजाही के लिए यमुना नदी के बीच ह्यूम पाइप डालकर रास्ता बनाया गया था, मगर यमुना का जलस्तर बढ़ने से मार्ग पर पानी आ गया है, जिस वजह से मार्ग पानी में डूब गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। देख लो जी कितना पानी आ रहा है, हमें ऐसे आना पड़ रहा है पानी में को। 1 हफ्ता हो गया यही वैसे ही हो रहा है कि पानी आता है ज़्यादा, मजबूर हो रहे हैं हम, ऊपर से सामान लाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, रास्ते पर कई फीट पानी बह रहा है और उसके बीच से कुछ लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो इनकी जान पर बन सकती है। इस तस्वीर को देखिए, एक ट्रक नदी के बीच फंस गया है, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी मंगवानी पड़ी। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के धापा गांव में बादल फटने से लोगों के घर तबाह हो गए, जिस वजह से अब लोग टेंट में दिन गुजारने को मजबूर हैं। मगर अभी भी कई मकानों पर खतरा है, जिस कारण ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टेंट में दिन गुजारने को मजबूर लोग। गांव में दरार पड़ने से ग्रामीणों में दहशत।
पिथौरागढ़ के धापा गांव में लोग कुदरत का कहर झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के आसपास पहाड़ी में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग घरों को खाली कर टेंट में रहने को मजबूर हैं। कपड़े वपड़े लेके आए, बच्चे को लेके आए इधर को, और थोड़ा राशन लेके आया। फिर दूसरे दिन थोड़ा रुका मौसम, फिर राशन लेके आया, फिर खाना खाया दूसरे दिन। अगले दिन मतलब 21 तारीख के दिन भुखाई था। उसके बाद यहाँ ना लाइट है, ना पानी का व्यवस्था है। सरकार द्वारा अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना कुछ कोई आए रखे हैं, ना कुछ आ रखे हैं, ना पटवारी आ रखा है, ना कुछ आ रखा है। ग्रामीणों की माने तो 21 जुलाई की सुबह तक सब कुछ ठीक था, मगर शाम होते होते हालात बिगड़ गए। बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि कई मकान धराशायी हो गए। एहतियात के तौर पर गांव के 47 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। ये परिवार अब टेंट में रहने को मजबूर हैं। विधायक हरीश धामी ने प्रदेश सरकार से ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग की है। पूरा गांव जो है भू संकलन से बिल्कुल एकदम मौत के जगह मुंह में यहाँ के लोग बसे हुए हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तत्काल प्रभाव से जो है इस गांव को तत्काल जो भी 130 परिवार इस गांव में रहते हैं उनको पुनर्वास करें। अगर पुनर्वास के लिए उनके पास अगर तराई में ज़मीन नहीं है तो इनको एक जो है पैकेज के रूप में पैसा दे दिया जाए कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप अपने लिए जहाँ पर सुरक्षित जगह है वहाँ पर अपना भवन निर्माण करें। बारिश के बाद गांव तक पहुंचने वाले रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। आईटीबीपी के जवान भी पहाड़ों की पथरीली पगडंडियों के सहारे किसी तरह गांव तक पहुंचे। गांव में जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद ग्रामीणों में दहशत इस बात को लेकर है कि कहीं गांव के बचे हुए बाकी घर भी जमींदोज न हो जाएं। अब प्रशासन गांव का भूवैज्ञानिक सर्वे करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि फिलहाल यहां पर रहना सुरक्षित है या नहीं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बद्रीनाथ धाम का पंच बद्री प्रसादम अब देश और विदेश के श्रद्धालुओं को ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकेगा। प्रसाद के ऑनलाइन वितरण के लिए अमेजन से करार किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही अमेजन की साइट की मदद से भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद को देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे मंगवा सकेंगे। आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से पिछले साल स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के मकसद से पंच बद्री प्रसादम योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते भक्तों को बद्रीनाथ का प्रसाद नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों और काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसमें क्योंकि हम लोगों का पिछली बार से ही पंच बद्री प्रसादम की शुरुआत की गई थी और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा फर्स्ट ईयर में ही, तो इसलिए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, तो इसको देखते हुए अमेज़ॉन, क्योंकि हमारा काफ़ी पॉपुलर साइट है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग इसको फ़ोटोशूट के लिए भेजा गया है और जल्दी ही हमारा पंच बद्री प्रसाद ये अमेज़ॉन के माध्यम से भी लोगों को मिल सके। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। घर पे गार्ड भैया के लिए। उन्हें और कोई हेल्प चाहिए तो बता ना। गार्ड भैया अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं, तो उनका मोबाइल रिचार्ज करा दे अपने अमेज़ॉन से। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए है अमेज़ॉन। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? तो MPL ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और खेलिए 40 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स और जीतिए खूब सारे इनाम रोजाना। ऐप एक, गेम्स और इनाम अनेक। तो इंतजार किस बात का? डाउनलोड दी MPL ऐप फ्रॉम mpl.live। डाउनलोड करो mpl.live से। MPL। उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुके प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए कोरोना के संकट काल में रोजी रोटी का सवाल अब मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रदेश सरकार की विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत उन्हें मिल रहा है रोजगार। मुंबई में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले राम सिंह पासवान लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार के सराहनीय प्रयास से सकुशल अपने घर वापस लौट आए थे। ऐसे संकट काल में रोजी रोटी का इनका सहारा खो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार अभियान के तहत इन्हें आसानी से रोजगार मिल गया और इनकी सभी मुश्किलें खत्म हो गई। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं,
इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.69 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 34,30,000 से अधिक लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई है। प्रदेश में रोजगार सृजित करने के लिए कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के गठन के साथ ही MSME इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.40 लाख इकाइयों को 5,900 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। कुशल नेतृत्व और चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रतिबद्धता से योगी आदित्यनाथ सरकार बन गई है गरीबों की तारणहार। तभी तो हर हाथ को मिल रहा है रोजगार। भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब खबर बड़कोट से, जहां के वार्ड नंबर 4 में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। यहां रहने वाले लोग पहले से ही कंटेनमेंट जोन में हैं, ऊपर से गुलदार की यहां दहशत है। दरअसल यहां गुलदार को एक बार फिर वाल्मीकि बस्ती में देखा गया है। लोगों ने उसका वीडियो तक बना लिया। वन महकमे ने पहले उसे काबू में करने के लिए फायरिंग का सहारा लिया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब पिंजरे को झाड़ियों के बीच में लगाकर इस गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर देहरादून में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 गुटों के लोग आपस में उलझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके बीच में कुछ आपसी विवाद था। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की ये वीडियो देहरादून के पटेल नगर इलाके की है, जिसमें 2 गुट देखिए कैसे एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरुआत से देखिए। पहले ये 2 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, इसके बाद 2 लोग एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं। देखते ही देखते इस सफेद शर्ट वाले शख्स के परिवार की महिलाएं भी इस मारपीट में उतर जाती हैं। अब महिलाएं भी धारीदार शर्ट पहने इस शख्स पर जोर आजमाती हैं, मगर तभी धारीदार शर्ट पहने इस शख्स के परिवार की महिलाएं भी मैदान में उतर जाती हैं। अब देखिए दोनों गुटों की महिलाएं भी कैसे आपस में उलझ रही हैं। आखिरकार मौके पर मौजूद लोग किस तरह से मामले का बीच बचाव करा देते हैं, जिस वजह से मामला शांत हो जाता है। देहरादून से रवि कैतरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बद्रीनाथ मंदिर में अभिषेक और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 9 बजे भगवान नर और नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। शास्त्रों के मुताबिक हस्न नक्षत्र कर्क ऋषिकीय सूर्य के पवित्र दिवस को भगवान नर नारायण का जन्म हुआ था और हर एक साल इस अवसर पर भगवान नर नारायण अपनी मां से मिलने पहुंचते हैं। ये पूरे भारत के इष्ट देव हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना काल के चलते शोभा यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु शामिल नहीं हुए। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए शोभा यात्रा प्रस्थान की गई, लेकिन परंपरा का निर्वाह भली भांति किया गया। बोलो नर नारायण भगवान की जय। हर साल ये शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में इसको काफी दिशा निर्देशों के साथ निकाला गया। बताया जाता है कि इस दिन वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचते हैं। समस्त भारत के इष्ट देव हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनकी पूजा अर्चना की गई और ये शोभा यात्रा चुनिंदा लोगों के साथ निकाली गई।